वेलकम बैक। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हसनैन, अब हम बात करेंगे पाक भारत जंग के हवाले से। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है, हमलावर भारतीय हैं। कांग्रेसी रहनुमा पी के चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्ती है? हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान मुलव्वस है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद की ना तो शनाख्त सामने लाई गई और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। जी, तो हमारे साथ इसी मामले में बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहला सवाल आपसे सिंपल यही है कि भारत के अब साबिक वज़ीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक भारत से था, ना कि पाकिस्तान से था। ये कितना बड़ा दचका है उनको, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया तो उनको थू थू कर रही है और ऑलरेडी उनकी दुनिया में कोई पजीराई नहीं हो रही। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जो नैरेटिव बीजेपी और मोदी सरकार ने सेट किया था वो जमीन बोस हो चुका है। और जिस तरीके से पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी है, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। सो उनका बड़ा नाम है विद इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो देयर फॉर वो तमाम जो नैरेटिव था वो उन्होंने समझ लिया, उसको चीर फाड़ के रख दिया है। और वो देखें कि जो पाकिस्तान को एक क्लीन चिट अभी इंडिया के अंदर से भी आ रही है कि जो कुछ हुआ इट वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। और इसके डिजाइन जो थे वो बीजेपी के गिरती हुई साख और जिसके मोदी की जो साख भी गिर रही थी। फिर आगे इलेक्शंस बिहार के थे, फिर वेस्ट बंगाल में भी आने थे। तो वो इन हालात का जायजा लेके उन्होंने कहा था इसको करते हैं। और फिर उन्होंने कहा था पाकिस्तान में हालात भी ठीक नहीं है, इकानमी भी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल डिवाइड है, लोग फौज के खिलाफ हैं, ऐसा माहौल है। तो इट इज द बेस्ट टाइम कि हमें स्ट्राइक करने से। बट सारा कुछ ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो वो भी फेल हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनका जो नैरेटिव था उसको बाई नहीं किया। और आज पाकिस्तान देखें, जब इस मार्के हक में बयान मखसूस के बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनली एस्टेब्लिश हो चुकी है। पाकिस्तान हैज बिकम नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन द साउथ एशियन रीजन में। और देखें कि पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हैज रिजन अप। और लोग अब देखें जिस तरीके से विजिट्स आ रहे हैं, जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमने विजिट देखा, वो अमेरिका गए हैं, ट्रंप से मिले हैं, फिर वो चाइना गए हैं, फिर CDSS की कॉन्फ्रेंस यहाँ पाकिस्तान में हुई। तो साइमल्टेनियसली जब फील्ड मार्शल आसिम चाइना में थे, आपके फॉरेन मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स में थे। सो एक बैलेंसिंग भी हम साथ साथ कर रहे हैं, एतमाद साजी भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे उसमें एपिसोड में इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स हुई है, कल जो लोकसभा या राज्यसभा के जॉइंट सेशन था उसमें जो सवाल हुए हैं उनके लिए जवाब हुकूमती मिनिस्टर्स के पास कोई नहीं था। जब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि आप बताएं कि ये कितने जहाज गिरे, उन्होंने कहा भाई ये ऐसे सवाल जो आपके नेशनल सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। सो उधर भी वो बता नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि लॉसेस हुए हैं और हुए हैं बहुत ज्यादा हुए। देख लॉसेस में सुबह हम 6 जहाजों की बात कर रहे हैं। LOC पे जो इनके साथ हुआ था, LOC पे मैसिव कैजुअलिटीज इनकी हुई थी। और आपको याद हो वहां पे व्हाइट फ्लैग्स लहराए गए थे और दे आस्क्ड फॉर द मर्सी इंडियन सिक्योरिटी ट्रूप्स थे। और 26 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमने स्ट्राइक्स किए थे। तो वहां पे जो डैमेज हुआ है S-400 और बहुत सारे कुछ थे। सो देखें, इन नेट शेल पाकिस्तान एक विक्टोरियस मुल्क के तौर पे यहाँ पे उभर आया है, अपने रेलेवेंस एस्टेब्लिश किया है। इंडिया की जो एक मिथ थी, द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, दैट हैज गॉन डाउन। ठीक ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भारत मुसलसल पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ मौजूद हैं, लेकिन अब जो बयान आया इसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि हमला करने वाले दरअसल भारतीय थे और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर दहशतगर्दी की तरबियत के मराकज़ की मौजूदगी पर भी सवालात उठने चाहिए? जी हाँ, देखें इसमें तो दो चीजें हैं। एक तो देखें कि अब पिछले साल में जब अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो उस दौरान में अफगानिस्तान में 66 कैंप्स ईरान ने बनवाए थे NDS की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ।
और 21 दहशतगर्द कैंप्स मौजूद थे राजस्थान में जो अभी भी इंटैक्ट है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ वो यूज कर रहे थे। दैट इज वन थिंग। सेकंड, ये देखें कि इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, स्टेज इनकाउंटर्स की, स्टेज रिकवरीज की, और इसके अलावा जो है प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन। EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने इनको एक्सपोज किया। एस्पिनाज में ये पकड़े गए हैं कतर में। फिर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, जिस तरह कैंप्स की आपने बात की है, और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन देखे दुनिया भर में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अब देखें कि आपने देखा हुआ कल ऑपरेशन महादेव लॉन्च हुआ है, और वो भी क्या है कि वो भी एक ड्रामा है, बॉलीवुड फिल्मों में जो कहानी होती है। क्योंकि कल जिस तरह जॉइंट सेशन हो रहा था असेंबली का, तो उस पे एक जवाब देने के लिए देखें हम ऑपरेशन कर रहे हैं और ये हमारी अचीवमेंट है। और वो जो 3 लोग थे वो भी कस्टडी में थे, और वहीं से लाके उनको मार दिया और कहा कि ये देखें ऑपरेशन महादेव की पहले ये किस्त है। अभी आप देखें कल ये इस तरह भी उसमें पकड़े गए हैं कि डेड बॉडी के साथ एक गन दिखाई गई है, तो उसमें आप देखें कि इंपॉर्टेंट चीज थी कि मजल जो था वेपन का, उसके अंदर कपड़ा दिया हुआ था। अफवाह फौज में हम लोग जब ये वेपन्स रखते हैं कोच में, तो एक डस्ट कैप चढ़ाते हैं ताकि वो मजल साफ रहे। तो ये भी नहीं लगता है, ये भी कहीं से उठा के लाया है, डेड बॉडी के साथ रख दिया था, तो वो उसमें भी वो पकड़े गए हैं। सो ये ड्रामे ये करते रहेंगे। जिस तरह देखिए 723 ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, इनके कस्टडी में हैं, और 56 ऐसे भी हैं जो जबरन दे हैव बीन डिटेन बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो इनको फ्यूचर में इसी तरह के कामों में यूज करेंगे। तो हमें पता है, और ये देखें कि आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले DGISPR ने कहा था कि ये पॉसिबिलिटीज है, और हमने डिटेल्स भी दिए थे। तो देखें इनके ऊपर ये ड्रामे करते रहेंगे, लेकिन कोई इनके पे कोई समझ ले बस कोई खास पोटेंशियल्स नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इन्फ्लुएंस कर सके। बिल्कुल ऐसी। अच्छा बरगेज साहब, थोड़ा सा अगर राजनाथ सिंह की भी बात करें तो उन्होंने भी कल अपनी पार्लियामेंट से बड़ा लंबा चौड़ा खिताब किया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो इम्तिहान जीतना था, किसी भी तालिब इल्म को ये नहीं पूछा जाता कि आपने पेन और पेंसिल कितने खर्च किए, बल्कि ये पूछा जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप पास हुए नहीं हुए। तो वो अपने तैयारों को भी डिनाई नहीं कर रहे कि तैयारे गिरे हमारे या नहीं गिरे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो जंग जीती है, अपनी आवाम को तो अभी भी वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए जंग कैसे जीती है, आप देखें जंग जीते हैं जब आप स्ट्राइक करते हैं मिलिट्री टारगेट्स पे, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे जाते हैं, तो आपकी वो जंग होती है। इनका देखें पॉलिटिकल एम क्या था या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आप देखें उन्होंने जो स्ट्राइक्स किए हैं, वो तो जो थे स्ट्राइक्स हमने देखा कि जो सिविलियन टारगेट्स पे किए हैं, और सिविलियन पॉपुलेशन थे, खवातीन और बच्चे थे जिन पर इन्होंने हिट किए हैं। फरीदकोट में था, या उसके अलावा बालकोट में हमने देखा वहां भी जो स्ट्राइक्स किए हैं, तो उसमें भी कुछ हासिल नहीं कर सके। सो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो हिट इन्होंने किए नहीं है, और फिर कहते हैं हमने तो दहशतगर्दों के कैंप्स में किए हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया को लेके ISPR वहां पे लेके गया तो वहां पे कोई ऐसी चीज मिली नहीं। सो देखिए ये ऐसी चीजें सारी कवर अप स्टोरी थी। राजनाथ सिंह के पास कल जो मैंने देखा कि उनके पास जवाब ही नहीं था, और वो हर बात पे इस तरह कवर अप कर रहे थे कि भाई देखें नेशनल सेंटिमेंट्स की बात है, हमने जो करना था हमने कर लिया। लेकिन देखें कि जहाज गिरे हैं। अभी देखें आखिरी जो कील इन पे ठोकी उसने जो था, प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा कहते रहे हैं, और कहा इनके कहे ना कि जख्मों पे जो नमक और छिड़की है कि ये 5 जहाज गिरे हैं। हम तो कहते हैं 6 जहाज गिरे, उसमें 4 राफेल हैं। और देखें कि ये जितने बड़े दावे थे राफेल आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने जो हमारी जो प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, हम कहते हैं ना कि द मैन इनसाइड दैट मशीन या बिहाइंड द गन जो बंदा बैठा होता है वो मैटर करता है। सो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने साबित किया कि हम एक प्रोफेशनल आर्मी है। और देखें कि ईमान भी साथ है, लेकिन साथ साथ हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी थी, वी वर रेडी, और हमारा प्रोफेशनलिज्म था। देयरफॉर हमने उनको एक बड़ा ऐसा सबक सिखाया है। अगले 10 साल आप देखेंगे वो सफाइयां देते रहेंगे हमारे साथ क्या हो। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा है अज़लों से भारत की ये रिवायत रही है कि वहाँ पर कभी भी कुछ हुआ है, चाहे वो बड़ा सान है या छोटा, उसने अमूमन जो है पाकिस्तान पर ही उसका इल्ज़ाम लगाया है। बैनुल-अक़वामी तंजीमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराती, तो क्या भारतीय हुकूमत का एक तरफा बयान या आलमी सतह पर उसके साख को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, आप कैसे समझते हैं?
देखें दैट्स वाई कि अभी कोई इनका नैरेटिव बाई नहीं कर रहा। अभी आपने देखा होगा 59 पार्लियामेंटेरियंस को 33 कंट्रीज उन्होंने भेजा। सो वहां पे नॉट ए सिंगल वहां के मुल्क का कोई मिनिस्टर या कोई और दूसरा ओहदेदार उनसे मिला नहीं। वहां जाके इंडियन डायस्पोरा को ये एड्रेस करके आए हैं। अब ये खुद असेंबली में उन्होंने कहा भाई आप इतने ममालिक में गए तो आपने क्या अचीव किया, किसी ने कंडेम नहीं किया पहलगाम वाला को। और देखें उसमें जब पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया था किसी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान तो ये नहीं थे, ये तो ड्रामा था, इट वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। जिस तरह पुलवामा वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, छत्तीस सिंहपुरा वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, मुंबई अटैक वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। और जिस तरह मैंने कहा ये स्ट्राइक इनकाउंटर्स वगैरह करते, दो देखें इंटरनेशनल एजेंसीज भी इनपुट लेती हैं और देती हैं। जिस तरह अगर ट्रम्प ने कहा 5 जहाज गिरे हैं तो वो तो सीआईए की इनपुट पे या नेशनल इंटेलिजेंस की इनपुट पे वो बात कर रहे थे। सो दैट्स वाई देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पता है। अभी आप देखें कि ट्रांस नेशनल रिप्रेशन की जहां बात करते हैं, कनाडा में उन्होंने सिखों को असैसिनेट किया, पन्नू के असैसिनेशन का प्लॉट जो था न्यूयॉर्क में पकड़ा गया। और इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में सिख मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ सिख मारे गए हैं बल्कि कश्मीरियों के असैसिनेशन, यही राजनाथ सिंह ने कहा था हमने घुस के मारा है। और इस पे गार्डियन ने स्टोरी भी कही। ठीक हो गया बरगेड साहब, थैंक मच हो जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और रावलपिंडी का रुख करते हैं जहाँ पे रावलपिंडी में एक और लड़की गैरत के नाम पर कत्ल हुई। लड़की पर शदीद तशद्दुद का इंकशाफ हुआ। पोस्टमार्टम के बाद गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई थी। गैरत के नाम पर कत्ल की गई 18 साला लड़की सिदरा की कब्र कुशाई के बाद इसका पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुल्जिमान ने लड़की के साथ इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा किया और तमाम 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं जिन्हें अदालत में पेश करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल हसनैन, ये केस हर गुजरते दिन के साथ एक नया रुख इख्तियार करा है। हमारे रावलपिंडी से हमारी रिपोर्टर अनवार अब्बासिया, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ सामने है। जी अनवार बताइए। गजल, इब्तदाई तौर पर ये केस जब सामने आया तो पुलिस ने इसे दबाने की कोशिश की। मुबैना तौर पर ये बताया कि उसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये खबर चली और यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने मुखबरों के जरिए पहले इस केस की तस्दीक की, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। हुआ दरअसल यूं है कि ये फौजी कॉलोनी का इलाका है जिसे अमूमन इलाका गैर कहा जाता है रावलपिंडी का, क्योंकि वहां पर जो बेशतर लोग हैं वो अफगान सिटीजन है और मोहम्मद कबाइल और कबाइली इलाका जात के वहां पर सिटीजन वहां पर आबाद हैं। और बहुत सारे जुराइम भी उस फौजी कॉलोनी में हो रहे हैं। अभी रिसेंटली तकरीबन 2 साल कबल भी एक नौजवान 18 साल लड़के की को मार दिया गया था। वहां पे एक लड़की ने घर बुला के दूसरे दोस्तों की मदद से उसे मार दिया था। ये वाकया जो हुआ ये भी फौजी कॉलोनी की गली नंबर 27 में हुआ कुछ यूं कि ये 19 साल सिद्रा है जिसकी शादी ज़ियाउर रहमान नामी एक शख्स से मुबैना तौर पर हुई। ज़ियाउर रहमान जो बाड़ा मार्केट में कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था और वहाँ उसके बाद ये सिद्रा अचानक गायब हो जाती है। फिर जो ज़ियाउर रहमान है वो बजाय पुलिस स्टेशन की बजाय के वो सीपीओ रावलपिंडी के पास जाता है और वहां पर जाकर कंप्लेंट करता है कि उसकी बीवी को अगवा कर लिया गया और उसने पुलिस हमारी एफआईआर पर अनवार आप हमें सुन पा रहे हैं? एफआईआर का इलाज नहीं कर रही। उस पर सीपीओ ने जो ऑर्डर किए जिसमें उसने ये मौका अख्तियार किया कि 17/1/2025 को सिद्रा के साथ उसकी शादी हुई। हंसी खुशी दोनों रह रहे थे। 11/1/2025 को अचानक वो घर आया। ऐशा के वक्त आकर उसकी सिद्रा के साथ किसी मामले पे उसकी लड़ाई हुई। उसके बाद वो सो गया। रात 1:20 पर सिद्रा घर से निकल गई। हमरा 10 तोले सोना जिसमें से 7 तोले उसके बाप की जान से और 3 तोले जो उसने गिफ्ट किया था वो और 1.5 लाख रुपए लेकर गायब हो गई। उसके बाद उसने ये इल्जाम लगाया कि उस्मान नामी एक लड़का है जिसके साथ सिद्रा के नाजायज ताल्लुकात थे। उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर सिद्रा की तलाश शुरू कर दी और उन्हें मालूम हुआ कि वो जो उस्मान नामी लड़का है वो मुजफ्फराबाद का रिहायशी है। ये लोग वहां पर पहुंच गए। अब थोड़ी सी इस कहानी में जो मेन किरदार है वो असमतुल्लाह का है। असमतुल्लाह वहाँ फौजी अकादमी का जूनियर कौंसिल का वाइस चेयरमैन भी रहा है और ये आला लीगी जो लीडरशिप है यहाँ रावलपिंडी की और एक आला सियासी शख्सियत है उनके साथ इसके गहरे मरासम में और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि उसे मुस्लिम लीग नून का जो रावलपिंडी का एक बड़ा रहनुमा भी तस्वर किया जाता है
जहाँ पे फाइनेंसिंग हो, जहाँ पे कहीं बंदे लाने हो तो असमतुल्लाह की खिदमत ली जाती थी। असमतुल्लाह की मुबैना तौर पर ये सिदरा कज़न बताई जा रही है। अब असमतुल्लाह का काफी होल्ड है वहाँ पे फौजी कानूनी में, उससे जिरगे जो भी जिरगा बात फौजी कानूनी में होता है, जो भी फैसला करना होता है, वो असमतुल्लाह चूंकि इसका असर रसूख वहाँ पर बिल्कुल, बहुत अदालत में इस ज्यादा है। हवाले से और पेशियां भी हो रही हैं। अनवार अब्बासी रावलपिंडी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट्स दे रहे थे हमें। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा।